My dear students, welcome to Methodological. Let us start the session. So the first question of the session, a stockist wants to make some profit by selling sugar. He contemplates about various methods. Arrange the following in the descending order of profit percentage. So first option is selling sugar at 10% profit, and we have to arrange these in the descending order of profit. ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो प्रॉफिट गिवन है डायरेक्टली 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है शुगर को, तो 10% इज द प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस. ओके, 10%. सेकेंड केस में यूजिंग 900 grams ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि ही इज चीटिंग द कस्टमर बाई ओनली गिविंग 900 grams इंस्टेड ऑफ 1 kilograms. ठीक है, और प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा, बिकॉज इफ ही इज गिविंग ओनली 900 grams तो उसका कॉस्ट कितना जाएगा, अपना कॉस्ट 900 grams का जाएगा, बट ही इज taking the price for 1 kg. ठीक है, so he is taking the price for 1 kg and he is only giving 900 grams. So the cost is 9 units या 900 grams. 900 is to 1000. So selling price he is taking from 1000 grams and he is only giving 900. और selling price को cost price के बराबर ही रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो ले नहीं रहा है. He is only using 900 grams of weight instead of 1 kg. ठीक है, so प्रॉफिट कितना होगा, 9:10 का रेशियो बन रहा है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का, सीपी और एसपी का, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है इसको ऑन द बेस ऑफ 9. 1 यूनिट का प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ 9, तो 11.11% का प्रॉफिट हो जाएगा सेकंड केस में. 11.11% का प्रॉफिट हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. थर्ड सिनेरियो, मिक्सिंग 10% impurities in sugar and selling sugar at the cost price. So in the third scenario, he is mixing 10% impurities in sugar and he is selling the sugar at the cost price. 10% impurities add कर रहा है. So if there is 1 kilograms or 1000 grams of sugar, he is adding 10% impurities, यानी कि 100 grams impurities in 1000 grams of sugar. ठीक है, और impurities फ्री होंगी तभी तो ऐड कर रहा है. ठीक है, so impurities we have to assume that they are free. So 1000 grams of sugar plus 100 grams of impurities, and he is selling the total mixture of 1100 grams at cost price. So उसने 1000 ग्राम शुगर को बना दिया है 1100 ग्राम्स ऑफ शुगर. ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो 10 रुपीज अगर उसका कॉस्ट है, 1 kg का कॉस्ट अगर 10 रुपीज था उसका, तो अब वो 11 रुपीज लेगा, क्योंकि 1100 ग्राम सेल कर रहा है, या 1000 ग्राम्स का कॉस्ट है और 1100 ग्राम्स का पैसा ले रहा है, तो 10:11. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज 1 यूनिट ऑन द 10 यूनिट कॉस्ट, तो 1/10 प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में 10%. प्रॉफिट विल बी 10%, यानी फर्स्ट और थर्ड में प्रॉफिट सेम आ रहा है. तो कौन कौन से ऑप्शन है मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज देयर, ऑप्शन ई इज देयर, तो बी और ई में से कोई एक ऑप्शन होगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ केस, इन द केस नंबर 4, ही इज इंक्रीजिंग द प्राइस बाय 5% एंड रिड्यूसिंग द वेट बाय 5%. प्राइस को इंक्रीज कर रहा है 5% से और वेट को रिड्यूस कर रहा है 5% से. तो इफ ही इज इंक्रीजिंग प्राइस बाय 5%, 5% होता है 1/20, 1/20. सो इफ इनिशियली ही वाज टेकिंग, कॉस्ट प्राइस उसका 20 है, सो ही इज चार्जिंग 1 रुपीज मोर, तो 21 चार्ज करेगा. 20:21 रेशियो आ जाएगा सीपी और एसपी का. और सेकंड केस में इज रिड्यूसिंग वेट बाय 5%, तो वेट को ही 5% से रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 1/20 से. सो 20 ग्राम वेट अगर उसको यूज करना था, तो ही इज यूजिंग 19 ग्राम्स वेट, इजंट इट? 19 ग्राम्स वेट यूज कर रहा है, तो अगर वो 19 ग्राम्स वेट यूज कर रहा है तो उतना ही तो आइटम देगा. तो ही इज गिविंग ओनली आइटम वर्थ 19 ग्राम्स एंड ही इज टेकिंग प्राइस फॉर 20 ग्राम्स. सो यहां से भी उसको प्रॉफिट होगा 19:20 का. ठीक है, और ये लिखते समय उल्टा नहीं लिख देना, 20:19 नहीं लिख देना, हमेशा ध्यान रखना. इफ ही इज रिड्यूसिंग द वेट, ही इज गिविंग लेसर, तो ही विल बी गेनिंग प्रॉफिट, तभी तो कर रहा है ऐसा. तो ही विल बी गेनिंग प्रॉफिट, तो हमेशा राइट हैंड साइड, यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी हायर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो जो इफेक्ट होगा दैट विल बी हायर ऑन द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस विल बी हायर एंड दैट इज वाई ही इज डूइंग इट. ठीक है, सो चीटिंग कर रहा है कस्टमर के साथ में, उसके साथ कोई भलमनसात नहीं कर रहा. सो इफेक्टिव रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19:21, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 19, सेलिंग प्राइस इज 21, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन 19, तो 2/19 into 100, 200/19, विच विल बी रफली 10.52% के आसपास का वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो 10.52% इज द प्रॉफिट इन द लास्ट केस. मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है, इन द सेकेंड सिनेरियो 11.1%, तो सेकेंड इज द मैक्सिमम. देन कम्स फोर्थ, and after that third and first are equal. Okay, so this is the correct order, descending order. Option E is the answer. Okay,
और ये भी हो सकता है बीच में कॉमा कॉमा लगे होते तो और सारे अनइक्वल होते, तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग पूछा है या असेंडिंग पूछा है। कई बार एग्जामिनर कभी ऐसा भी कर सकता है कि सारे, क्योंकि कॉमास होंगे तो पता नहीं चलेगा, यहाँ तो दिख रहा है कि ग्रेटर देन तो डिसेंडिंग ऑर्डर है परफेक्टली, बट ध्यान से देखना है कि डिसेंडिंग असेंडिंग है। कभी तुमने उल्टा ऑर्डर लिख दिया और मार्क कर दिया तो ऐसी गलती भी हो सकती है एग्जाम में, तो ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ सच मिस्टेक्स। क्लियर है? और अगर चीटिंग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत आता है तो एक बार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सेशन सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में स्नैप की, तो वहां से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, तो ये सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ें अच्छे से डिटेल में हमने कवर किया है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर ऑलरेडी आता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु एंड रंजन आर फ्रेंड्स। मनु स्पीक्स ट्रूथ 3 out of 4 times and Ranjan speaks truth 5 out of 6 times. So what is the probability that they contradict each other in stating the same fact? ठीक है, so Manu is speaking truth 3 out of 4 times. So 3 out of 4 times he is speaking truth, और 1 out of 4 times जो एक टाइम बच गया, that one time he is lying. ठीक है, Ranjan speaks truth 5 out of 6 times. So 5 out of 6 times he is speaking truth and 1 out of 6 times he will be lying. क्वेश्चन कह रहा है probability that they contradict each other. तो कॉन्ट्रडिक्शन कब होने वाला है? कॉन्ट्रडिक्शन तब होगा when Manu will be speaking truth, ठीक है, Manu will be speaking truth and Ranjan था Manoranjan, so Ranjan will be lying. इस केस में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, दिस विल बी फर्स्ट केस. सेकंड केस कुड बी दैट Manu will be lying and Ranjan will be speaking truth. If both are lying तब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, if both are speaking truth तब भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा. ठीक है, सो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? मनु स्पीकिंग ट्रूथ, और मनु और रंजन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनको नहीं पता आपस में कनेक्टेड थोड़ी है एक दूसरे से. ठीक है, सो मनु के ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 out of 4, 3/4 है. एंड रंजन इज स्पीकिंग ट्रूथ 5 out of 6 टाइम्स, तो 1 out of 6 टाइम्स इज लाइंग, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रंजन लाइंग. एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वी नीड दैट मनु इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड रंजन इज लाइंग, दोनों एक साथ होंगे तभी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. तो 3/4 into 1/6 दैट विल बी इक्वल टू 3/24. सेकेंड केस, मनु स्पीकिंग लाई एंड रंजन स्पीकिंग ट्रूथ, तो मनु स्पीकिंग लाई प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 एंड रंजन स्पीकिंग ट्रूथ प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6 एंड बोथ हैव टू हैपन साइमल्टेनियसली, तो 1/4 into 5/6 5/24 विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर दिस केस. ठीक है, अब या तो पहला वाला केस हो या दूसरा वाला केस हो, और इंप्लाइज ऑलवेज एडिशन. या तो पहला वाला केस हो क्या दूसरा होगा, पहले की प्रोबेबिलिटी x है दूसरे की y है, तो प्रोबेबिलिटी पहला या दूसरा होने की, फर्स्ट और सेकंड होने का प्रोबेबिलिटी विल बी x + 5, तो 3/24 + 5/24, total will be 8/24 which is 1/3. Answer will be 1/3, option B. Option B will be the answer. Clear है? ठीक है. Okay, next question. Next question is, Shreya is choosing presents at Banta Singh bookshop. She wants fiction books to comprise more than 45% but less than 50% of all the books she picks in the shop. If she wants to purchase minimum books possible, then what is the least number of books on fiction she should purchase from the shop? Now this is a very good question. Try to solve it. That Shreya is choosing presents at the Banta Singh bookshop. She wants fiction books to comprise more than 45% but less than 50% of all the books that she picks in the shop. ठीक है, so let us say she is picking B number of books. B is the number of books that she is purchasing and fiction books को F मान लेते हैं, तो F upon B should be between 45% and 50%, और more than 45% होना है तो यहाँ भी इनइक्वालिटी है, less than 50% होना है यहाँ भी इनइक्वालिटी है, तो 0.45 से बड़ा होगा F/B. ठीक है, और दिस विल बी लेस देन 0.50, where F is number of fiction books and B is number of total books. Okay, number of fiction books and number of total books, and we need to find out if she wants to purchase minimum books possible. उसका इंटेंट क्लियर है कि सबसे कम में उसको, कम खर्चे में उसको ये कंडीशन फुलफिल करना है. मिनिमम बुक्स पॉसिबल शी हैज टू परचेज, शी वांट्स टू परचेज. सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑन फिक्शन शी शुड परचेज फ्रॉम द शॉप? तो हर इंटेंट इज टू परचेज मिनिमम बुक्स पॉसिबल, टोटल बुक्स मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, एंड
what will be the least number of books on fiction that she will be purchasing. तो हमारा आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन है हमारे, फिक्शन बुक्स कितनी परचेज की होंगे उससे. क्लियर है? ठीक है. एंड कंडीशन है फिक्शन बुक्स बाय टोटल बुक्स दैट विल बी बिटवीन 0.45 एंड 0.50, 45% एंड 50%. ओके. सो जस्ट इन केस इफ यू अज्यूम, लेट अस से कि टोटल बुक्स वो 1 परचेज करती है, ठीक है, या फिक्शन बुक्स 1 परचेज करती है, क्योंकि 0 तो परचेज कर नहीं सकती, 0 परचेज करी 0% हो जाएगा. तो फिक्शन बुक्स वो 1 परचेज करती है, बिकॉज फिक्शन बुक्स पे हमें नंबर्स कम मिलेंगे, छोटे नंबर्स मिलेंगे, दैट इज वाई फिक्शन बुक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इफ फिक्शन बुक्स आर इक्वल टू 1, ठीक है, टोटल बुक्स भी इक्वल टू 1 होगा, तो 1 by 1 तो 100% हो जाएगा. ठीक है, तो 1 by 1 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. ठीक है. इफ शी परचेजेस 2 टोटल बुक्स, तो 1 by 2 विल बी 50%. और हमारी कंडीशन क्या है, 0.45 से लेकर 0.50 के बीच में होना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. तो 1 फिक्शन बुक पे तो काम बनेगा नहीं. सो लेट अस से शी परचेजेस 2 फिक्शन बुक्स. ठीक है, बाद में आंसर ऑप्शन से भी देख लेंगे, बट पहले कन्वेंशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो इफ शी परचेजेस 2 फिक्शन बुक्स, इन दैट केस अगर 2 परचेज किए तो डेफिनेटली उसको 50% से कम चाहिए वैल्यू ना. ठीक है. सो कम से कम 4 बुक्स तो परचेज करेगी, बट 4 पे 50% हो जाएगा. तो 4 से ज्यादा परचेज करें, 5 परचेज करें टोटल बुक्स, 2 by 5 इज 40%. बट हमारी कंडीशन है 45% से 50% के बीच में, और वहां तो कोई नंबर ला ही नहीं कर रहा है, या तो 50% आ रहा है, 40% आ रहा है, तो 2 पे भी काम चलेगा नहीं. ठीक है. नेक्स्ट केस लेते हैं. लेट अस से 3 बुक्स परचेज करती है वो, f is equal to 3. So 3 by 6 will be 50%. Definitely more than 6 books purchase करनी पड़ेगी. 3 by 7 is 42.85%, which is less than 45%. So यहां भी काम नहीं चलेगा. ठीक है. अब वो अगर 4 बुक्स परचेज करती है, 4 by 8 50% हो जाएगा. बाय द सेम लॉजिक 4 by 9 देख लो, 4 by 9 is 44.44%. थोड़ा सा रह जा रहा है, हमें 45 से जस्ट ऊपर चाहिए था, 44.44 हो रहा है, तो ये भी काम करेगा नहीं. और जैसे ही 5 by 9 कर दोगे, दैट वुड बी ग्रेटर देन 50%. ठीक है. तो वैसे सोचना नहीं है. 4 by 10 विल बी 40% ऑब्वियसली, क्योंकि 45% से हम नीचे पहले ही चलेगा. ठीक है. सो 4 by 4 पे भी काम चला नहीं हमारा. 1 2 3 4 नहीं आएगा. तो फिक्शन बुक्स लेट अस से आर इक्वल टू 5. 5 by 10 इज 50%. सो 5 by 11 दिस इज 1 by 11 होता है 9.09%. 5 by 11 will be 45.45%. 45.45%. And this is between 45% and 50%. The first value that we got between 45 and 50%. So this must be the case. Minimum books possible will be 11. ठीक है, minimum books possible हो जाएंगे 11. And in that case, minimum fiction books will be 5, which are fulfilling this condition. Okay, so answer will be option B, 5. क्या ये क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन B, 5. ओके. अब एक बार ऑप्शंस का अप्रोच देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम ऑप्शन सही करेंगे, अभी तो समझने के लिए पूरा टेक्निक देखा. ओके. तो ऑप्शंस हमारे हैं 1 5 6 10 11, और हमारा पर्पस क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स, हमें लीस्ट नंबर ऑफ टोटल बुक्स परचेज करनी है, और लीस्ट नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स कितनी होंगी, यही ऑप्शंस में गिवन है. तो इफ लीस्ट नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स आर इक्वल टू 1, तो हम चेक करेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए 1 by 2 चेक करोगे, ऑब्वियसली 1 by 50% आ रहा है, और 1 by 3 विल बी 33.33%. तो कोई भी हमें गिवन रेंज का वैल्यू मिलेगा ही नहीं. सो 1 इज नॉट द आंसर. ठीक है. 5 पे चेक करोगे, 5 by 10 50% है, एंड 5 by 11 दिस इज 45.45%. तो यस, दिस शुड बी द आंसर, बिकॉज हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए था, इसीलिए हमने मिनिमम से स्टार्ट किया. सबसे छोटे वैल्यू से स्टार्ट करोगे और सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके. इससे बड़ी सारी वैल्यूज पर सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल 6 ले लो, तो 6 by 12 50% है. 6 by 13 कितना आएगा? ठीक है. 13 4 आर 52, 4 और फिर 6 46.15% रफली आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो लाइंग इन द रेंज 6 by 13, एंड देन 6 by 14 विल बी लेस देन 45%. सो यही एक कंडीशन पॉसिबल होगा. अगर टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स आर 6, टोटल नंबर ऑफ बुक्स शुड बी 13. ठीक है. फिक्शन बुक्स आर इक्वल टू 6, देन बुक्स विल बी इक्वल टू 13. नेक्स्ट केस ले लेते हैं एक बार. तो इफ फिक्शन बुक्स आर इक्वल टू 10, तो 10 by 20, ये तो 50% है. 10 by 21, दिस विल बी बिटवीन 45 एंड 50. 50 से छोटा होगा, 45 से बड़ा होगा.
ठीक है, इवन 10/22 विच इज 5/11, तो 10/22 विल ऑल्सो बी 45.45%. ठीक है, सो 10/21 भी सेटिस्फाई करेगा, 10/22 भी सेटिस्फाई करेगा. सो इफ फिक्शन बुक्स आर इक्वल टू 10, in that case books can be equal to 21 or 22. Both will be satisfying the condition of the question. तो जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन होता कि इफ शी हैज परचेज्ड 10 नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स शी वुड हैव परचेज्ड, तो आंसर होता 2 केसेस बनेंगे, 21 का और 22 का. ओके, ठीक है. लास्ट केस को भी ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, 11 वाला. तो 11 वाले केस में 11/22 इज 50%, 11/23 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, 11/24 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, और 11/25 हमारा हो जा रहा है 44%, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. इफ f इज इक्वल टू 11, देन b कैन बी इक्वल टू 23 और 24. ओके, ठीक है. सो इव डिस्कस्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज अराउंड सच अ क्वेश्चन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A 6-digit number is divisible by 6 and number is of the form 1 then a 2 5 a 4, 1 a 2 5 a 4, where a represents a digit. If a can have n possible values and sum of all possible values of a is m, then find value of m plus n. ठीक है, सो a एक डिजिट है और दिस नंबर 1 a 2 5 a 4 दिस इज डिविजिबल बाय 6. डिविजिबल बाय 6. 6 का डिविजिबिलिटी क्या होगा? 6 is 2 into 3. Break the number into O prime factors. 2 into 3. तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. अभी नंबर इवन है और इवन है तो 2 से डिविजिबल तो वैसे ही होगा, तो बस 3 से डिविजिबल ही होना चाहिए. 3 का डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. और सम ऑफ डिजिट्स आ क्या रहा है? 1 + 2 + 5 + 4 + 2a. ठीक है, 1 + a + 2 + 5 + a + 4. This sum is 5 + 4 9 + 3 12 + 2a. 12 + 2a. ठीक है, तो 12 तो ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से, तो यानी कि 2a शुड बी डिविजिबल बाय 3. 12 तो वैसे डिविजिबल है, तो 12 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो डिविजिबल है ही है. तो 2a शुड बी डिविजिबल बाय 3. अब ये तो छोटा नंबर था, बहुत बड़ा नंबर भी लिखा होता है, तो कभी भी ऐसा हमें 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जो नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल हो रहा है जिनका सम, उनको पहले रिमूव कर दो. जैसे 1 + 2 is 3, तो कैंसिल आउट कर दो इनको. 5 + 4 is 9, इनको भी कैंसिल आउट कर दो, तो बचने वाले हैं सिर्फ 2a. तो 2a यानी a + a शुड बी डिविजिबल बाय 3, एंड 2a में 2 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, यानी कि a मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, इफ 2a हैज टू बी डिविजिबल बाय 3 व्हिच इंप्लाइज दैट a विल बी डिविजिबल बाय 3. a शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो क्या डिजिट्स हो सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 3? 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ठीक है, 0 को हटाना नहीं है, 0 को हटा दोगे इस क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, 0 हो सकता है, इट कुड बी 3, इट कुड बी 6, इट कुड बी 9. तो 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं एक ही, 4 पॉसिबल वैल्यूज, और क्वेश्चन में कह रहा है n पॉसिबल वैल्यूज, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया. m क्या होगा? m इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि 0 + 3 + 6 + 9. ठीक है, सो दिस इज 0 + 3 + 6 + 9, टोटल आ गया 18. m इज 18, n इज 4, तो m + n आ जाएगा 22. And this will be the answer. Option E will be the answer. Clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now try this question. In nuts and bolts factory, machine A produces only nuts at the rate of 100 nuts per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1000 nuts. Machine B produces only bolts. Machine A nuts produce कर रही है, machine B bolts produce कर रही है. Only bolts at the rate of 75 bolts per minute and needs to be cleaned for 10 minutes after production of every 1500 bolts. If machine B starts at 9 a.m. and machine A is started 15 minutes later, then at what time will the task of producing 9000 pairs of nuts and bolts be finished? Simple question है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा समझाना चाह रहा है तुमको. Pause the question and solve it. ओके, सो मशीन ए प्रोड्यूस करती है नट्स एट द रेट ऑफ 100 नट्स पर मिनट एंड इट नीड्स टू बी क्लीन्ड फॉर 5 minutes आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 नट्स. ठीक है, ओके.
टोटल नट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं 9000, नट्स भी 9000 चाहिए और बोल्ट्स भी 9000 चाहिए, टोटल इज 9000. सो 100 नट्स प्रोड्यूस करती है पर मिनट, तो टाइम कितना लगने वाला है? ठीक है, ब्रेक का टाइम बाद में निकाल लेंगे, पहले तो 100 नट्स प्रोड्यूस करती है पर मिनट, टोटल 9000 है, तो 9000 बाई 100. अगर कोई ब्रेक नहीं होता तो टाइम टेकन वुड हैव बीन 90 मिनट्स. 90 मिनट्स. ओके, क्लियर है. बट सिंस आफ्टर एवरी 1000 नट्स का प्रोडक्शन वी हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स का, और टोटल 9000 नट्स प्रोड्यूस करने हैं. ठीक है, सो ऐसे समझो, इफ इनिशियली 1000 नट्स आर प्रोड्यूस्ड, देन देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. ठीक है, और 1000 नट्स प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा 10 मिनट्स का. देन फर्दर 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे. आफ्टर दैट वन मोर ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. देन फर्दर 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, देन अगेन ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, और फाइनली फिर अगेन 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे. ऐसे ही साइकिल अपना चलता रहेगा. ठीक है, बट ऐसे समझो कि जब फाइनली 9000 नट्स हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके बाद तो ब्रेक की जरूरत नहीं है ना, फिर तो हमारा काम फिनिश हो गया. फिर बाद में चाहे वो पूरा ब्रेक ले लें, 4 दिन की छुट्टी लेने क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो फिनिश हो गया ना. ठीक है, सो हमारे लिए कंसर्न क्या है, जो ब्रेक्स बीच में लिए जा रहे हैं. सी, ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट ब्रेक, दिस विल बी द सेकंड ब्रेक, दिस विल बी द थर्ड ब्रेक. तो अगर 4000 नट्स प्रोड्यूस करने होते तो 3 ब्रेक्स हम काउंट करते. बट टोटल 9000 नट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 1000 के टोटल 9 साइकिल्स होंगी और बीच में 8 ब्रेक्स होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 9 साइकिल्स होंगी 10 मिनट्स की. ठीक है, और जिनमें की 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे और बीच में 8 ब्रेक्स होंगे. 8 ब्रेक्स होंगे, तो प्लस 8 ब्रेक्स ऑफ 5 मिनट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रेक्स विल बी 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ 10 मिनट्स. ठीक है, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 90 प्लस 8 इंटू 5, 90 प्लस 40, 130 मिनट्स. सो 130 मिनट्स का टाइम विल बी नीडेड बाई मशीन ए टू प्रोड्यूस 9000 नट्स प्रोड्यूस करिए, क्या प्रोड्यूस, हाँ नट्स प्रोड्यूस करिए. ठीक है, तो मशीन ए का काम तो खत्म हो गया. अब बात करते हैं मशीन बी का. ओके, मशीन बी की बात करते हैं. तो मशीन बी इज प्रोड्यूसिंग बोल्ट्स एट रेट ऑफ 75 बोल्ट्स पर मिनट. टोटल प्रोड्यूस करें 9000, तो 9000 बाई 75, ब्रेक की बात बाद में कर लेंगे. 9000 बाई 75, 75 4 300, तो दिस विल बी 120 मिनट्स. 75 into 12 is 900, 75 into 120 is 9000, 120 मिनट्स लगेगा. एडिशनली आफ्टर एवरी 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन 10 मिनट्स का ब्रेक होगा. ठीक है, तो 1500 into 6 is 9000, तो 6 साइकिल्स होंगी टोटल, तो बीच में 5 ब्रेक्स होंगे. 6 साइकिल्स होंगी, बीच में 5 ब्रेक्स होंगे. 5 ब्रेक्स ऑफ, बट ये वाले ब्रेक्स 10 मिनट्स के हैं, ये ध्यान देना है, 10 मिनट्स के हैं. तो टोटल टाइम हो जाएगा 120 प्लस 5 ब्रेक्स ऑफ 10 मिनट्स, तो 5 into 10 50, 170 मिनट्स. तो मशीन ए इज टेकिंग 130 मिनट्स का टाइम, बट मशीन बी इज टेकिंग 170 मिनट्स का टाइम. ओके, अब इसके बाद में टाइम की एक्चुअल बात करते हैं. मशीन बी स्टार्ट्स एट 9 AM and machine A is started 15 minutes later. ठीक है, machine B is started at 9 AM and machine A is started 15 minutes later. ठीक है, so machine A को start कर रहे हैं हम 9:15 AM पे, and machine B was started at 9 AM and time taken by machine B is 170 minutes. so 9 AM plus 170 minutes कितना होगा, 3 hours से 10 मिनट्स कम है, तो 3 hours बाद 12 PM होता है 11:50 AM. एंड मशीन ए इज टेकिंग 130 मिनट्स का टाइम, बट ये 130 मिनट्स काउंट करेंगे हम 9:15 AM से. तो 2 hours प्लस 10 मिनट्स, 2 hours के बाद में 11:15, तो 11:25 AM. ओके, तो मशीन ए हैज कंप्लीटेड द टास्क एट 11:25 AM, मशीन बी हैज कंप्लीटेड द टास्क एट 11:50 AM. क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम विल द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 9000 पेयर्स इज कंप्लीटेड. तो पेयर्स कंप्लीट होगा, लेटेस्ट क्या है 11:50 AM पे. 11:25 पे तो सिर्फ हमारे नट्स प्रोड्यूस हुए, बोल्ट थोड़ी प्रोड्यूस हुए, तो आंसर विल बी 11:50, ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एग्जाम में तुम इतनी सारी कहानी थोड़ी देखोगे, एग्जाम में तो सीधे तुम देखोगे मशीन ए के लिए 100 नट्स पर मिनट, तो टोटल हो जाएगा 90 मिनट्स लगेगा, प्लस टोटल ब्रेक्स कितने होंगे, बिकॉज एवरी 1000 के बाद में ब्रेक ले रही है, तो टोटल 8 ब्रेक्स नीडेड होंगे. 8 into 5, 90 प्लस 40,
130 मिनट्स हो जाएंगे बाई मशीन ए। सिमिलरली मशीन बी 75 बोल्ट्स पर मिनट, तो 9000 बाई 75 120 मिनट्स, प्लस 1500 बोल्ट्स के बाद में ब्रेक है, तो 1500 बोल्ट्स के बाद में ब्रेक है, टोटल ब्रेक्स कितने हो जाएंगे 1500 इंटू 6 साइकिल चाहिए, बीच के ब्रेक होंगे 5, तो 5 इंटू 10 मिनट्स का ब्रेक एक है, तो 5 इंटू 10 120 प्लस 50 170 मिनट्स। ठीक है, अब इसके बाद में देख लो, तो बाकी कहानी तो समझ ही रहो। तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना कम लिखोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, समझते समय प्रैक्टिस करते समय स्टार्ट में जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At a bookstore, modern bookstore is flashed using neon lights. There are three words in modern bookstore, and that is flashed using neon lights. The words are individually flashed at interval of 2.5 minutes, 4 and 1/4 minutes, and 5 and 1/8 seconds में है 2 and 1/2 seconds, 4 and 1/4 seconds, and 5 and 1/8 seconds respectively. And each word is put off after a second. So the least time after which the full name of the bookstore can be read again क्या होगा? Okay, ठीक है, द फुल नेम ऑफ द बुक स्टोर कैन बी रेड रहेंगे। तो अभी क्या हुआ है, अभी तो फ्लैश किया है मॉडर्न बुक स्टोर एक साथ यूजिंग नियॉन लाइट्स, बट वर्ड्स आर इंडिविजुअली फ्लैश एट इंटरवल्स ऑफ 2.5, 4 and 1/4 and 5 and 1/8 seconds रिस्पेक्टिवली। एडिशनली क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ईच वर्ड इज पुट ऑफ आफ्टर अ सेकेंड। ठीक है, आफ्टर अ सेकेंड दे आर पुट ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी तुम्हारा लेट अस से मॉडर्न बुक स्टोर एक साथ फ्लैश हुआ, modern book store flashed together. ठीक है, so after 1 second it will put off. ठीक है, अभी ऑन हुआ था, ऑफ हो जाएगा after 1 second. Then modern will flash after 5/2 2.5 5/2 seconds, फिर से फ्लैश करेगा, बट बुक विल फ्लैश आफ्टर 4 and 1/4 seconds, यानी कि 4 and 1/4, 4 into 4 16 plus 1 17/4 seconds के बाद फ्लैश करेगा। एंड स्टोर विल फ्लैश अगेन आफ्टर 5 and 1/8 seconds, यानी कि 5 into 8 40 plus 1 41/8 seconds के बाद में फ्लैश करेगा। ठीक है, फिर से फ्लैश करके 1 सेकंड के बाद में ऑफ हो जाएगा, एंड देन अगेन द सेम साइकिल विल रिपीट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि साइकिल इज नॉट दैट ऑफ 5.5 seconds, बट एक्चुअल साइकिल हमारा कितना है 1 + 5/2 सेकंड्स का साइकिल है, बिकॉज 1 सेकंड के टाइम तक ऑन रहता है, फिर उसके बाद 5/2 सेकंड्स का गैप होता है, फिर 1 सेकंड के टाइम तक ऑन रहता है, फिर 5 सेकंड्स का गैप होता है, फिर 1 सेकंड के तक ऑन रहता है, यानी कि टोटल साइकिल इज ऑफ 1 + 5/2 सेकंड्स। ठीक है, तो मॉडर्न हर बार तुम्हारा कितने टाइम के बाद में फ्लैश हो रहा है 1 + 5/2 सेकंड के बाद में। ठीक है, सो साइकिल हमारा बन रहा है इस केस में फॉर द मॉडर्न 5/2 + 1 सेकंड्स का, विच इज 7/2 सेकंड्स। ठीक है, रिपीटिशन हो रहा है आफ्टर एवरी 7/2 सेकंड्स के बाद में। बुक का फ्लैश होने का साइकिल क्या है 17/4 + 1 सेकंड, तो दैट विल बी 21/4 seconds. For store, the cycle is 41/8 + 1, 49/8 seconds. And we need to find out least time after which the full name of the bookstore can be read again. So the answer will be LCM of these three. जब तीनों एक साथ में फ्लैश करेंगे LCM of these three, तो that number that time should be multiple of these three values. 7/2 seconds का भी मल्टीपल होगा, 21/4 का भी मल्टीपल होगा, 49/8 का भी मल्टीपल होगा। और LCM of fractions लेना आता है कि नहीं आता है? ठीक है, 7/2, 21/4 and 49/8. LCM of fractions is LCM of numerator values and highest common factor of denominators. So LCM of 7, 21 and 49 and HCF of 2, 4 and 8. हमेशा जब भी LCM लोगे फ्रैक्शंस का तो all the fractions should be in the most simplified form. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि तुम LCM ले रहे हो और एक नंबर तुम्हारा 2/4 लिखा है तो पहले 2/4 को 1/2 में कन्वर्ट करोगे, फिर 1/2 और जो बाकी नंबर्स हैं उनका तुम LCM लोगे। क्लियर है? तो LCM ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्लियर? और 7, 21 और 49 का LCM क्या आएगा? 49, 7 into 7 into 3. दिस विल बी अवर LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या आएगा? 2 आएगा। तो 7 into 7, 49 into 3, 147/2. So 73.5 seconds के बाद में they will flash again. Okay, they will flash again after 73.5 seconds. क्या ये क्लियर है?
ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. For a cultural event, students in a college contributed rupees 380 each and their total contribution was 63.33% of the total contribution. The remaining funds was raised by the faculty members. If the students constituted 80% of the total contributors, then find the average contribution by each faculty member. Average contribution by each faculty member. ठीक है. So students contributed कितना? rupees 380 each. And their total contribution was 63.33% of the total contribution. Their total contribution यानी कि स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 63.83% है टोटल कंट्रीब्यूशन का. टोटल जो कंट्रीब्यूशन हुआ है फंड्स के में कल्चरल इवेंट के लिए. अब सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है दिस 63.33%, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है. तो 63.33%, कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सा परसेंटेज दिखे तो कैसे ब्रेक करोगे इसको? ब्रेक दिस इनटू फैमिलियर परसेंटेजेस. सो दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 60% plus 3.33%. Okay, 60% and 3.33%. Okay, and 60% is 3 by 5. 3.33% is 1 by 30. 1 by 30. अगर जरा सा भी दिक्कत है तो 33.33% क्या होता है? दिस इज 1 by 3, 1/3 होता है. तो 3.33% क्या है? उसका 1/10 है. 1/10 है, डिवाइड बाई 10 कर रहे हो, तो दिस विल बी 1 by 30. ओके, तो 3 by 5 प्लस 1 by 30. एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 30, तो 3 into 6 18 plus 1, so this will be 19 by 30. So 63.33% is 19 upon 30. So if total funds were 30 rupees, तो 19 rupees का कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है. क्लियर है? ठीक है. तो 19 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 19 यूनिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स ने, आउट ऑफ टोटल 30 यूनिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन. तो टोटल फंड्स की बात करें, सो टोटल फंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, if total funds is 30 units, तो contribution of students is 19 units. Okay, and the remaining funds was raised by faculty members. तो बचा हुआ contribution है faculty members का. टोटल 30 है, 19 स्टूडेंट्स ने किया है, तो 11 बचा हुआ क्या होगा? faculty members ने. Okay, clear? स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 80% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स. तो अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमारे 100 हैं, 80 विल बी स्टूडेंट्स, या इन जनरल 80% इज 4 by 5. तो अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स 5 यूनिट्स हैं तो 4 यूनिट्स आर स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स का 4 यूनिट्स होंगे स्टूडेंट्स और बचा हुआ 1 यूनिट होंगे फैकल्टी. बिकॉज बचा हुआ सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया है? फैकल्टी मेंबर्स ने किया है. या तो स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है या फैकल्टी मेंबर्स ने किया है. ठीक है. तो फंड्स का रेशियो आ गया हमारा 19:11. 19 इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई स्टूडेंट्स एंड 11 यूनिट्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई फैकल्टी. और नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स का जो रेशियो आ गया दैट इज 4:1. और क्वेश्चन हमें बता रहा है स्टूडेंट्स इन कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 380 ईच. तो एवरेज दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स का. ठीक है. पर कैपिटा फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ स्टूडेंट दैट इज 380 यूनिट्स. और 19 by 4 विल बी पर स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और पर फैकल्टी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 11 by 1. क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच फैकल्टी मेंबर. तो 19 by 4 की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 380. ठीक है. तो 19 by 4 380 आ रहा है, 19 से जाएगा 20 टाइम्स. तो अगर 19 by 4 380 है, 20 into 4 80 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू. ठीक है. 19 by 4 है 380, तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 4 into 20 80 रुपीज. और फैकल्टी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 11 यूनिट्स का, 11 by 1. दिस विल बी 11 into 80, 880 रुपीज. 880 रुपीज. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ठीक है. अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और इसको बेटर करना होता तो क्वेश्चन ये कर सकता था कि टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फैकल्टी मेंबर्स इज रुपीज 17,600. तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. बस ये थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता. तो रुपीज 17,600 इफ दिस वॉज टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड फैकल्टी मेंबर्स, तो वन फैकल्टी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 880. तो टोटल फैकल्टी मेंबर्स कितने हो जाते हैं हमारे? टोटल फैकल्टी मेंबर्स हमारे हो जाते हैं इक्वल टू 17,600 बाई 880.
सो 0 से गया 0, 20 फैकल्टी मेंबर्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है, और फैकल्टी मेंबर्स के 4 टाइम्स हैं स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे 80, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट ये भी हो सकता था, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द इक्वेशन x square plus ax minus b is equal to 0 has equal roots and one of the roots of the equation x square plus ax plus 15 is equal to 0 is 3, to find the value of a plus b. Find the value of a plus b. तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, and if discriminant is less than 0 then imaginary roots है, okay, so equal roots है, यानी कि d must be equal to 0, discriminant must be equal to 0 for the quadratic equation x square plus ax minus b is equal to 0, okay, and one of the roots of the equation x square plus ax plus 15 is equal to 0 is 3. so if there is a root given, so that root must satisfy the given equation, ठीक है, so if root is 3 यानी कि x equal to 3 must be satisfying the equation, तो पुट कर दो इस इक्वेशन में x equal to 3, this will be 3 square plus a into 3 plus 15, this is equal to 0, so 3a plus 9 plus 15, 3a plus 24 is equal to 0, so a will be equal to minus 24 by 3 यानी माइनस 8 हो जाएगा, a is equal to minus 8 आ गया, तो पहली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस ax माइनस b क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बी x स्क्वायर, a की जगह माइनस 8 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस b, दिस इज इक्वल टू 0, और दिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज 1 एंड c विच इज माइनस b, दिस इज 0, सो 64 प्लस 4b, दिस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस b विल बी इक्वल टू माइनस 16, a इज माइनस 4 माइनस 18 माइनस क्या हो गया, a इज माइनस 8 एंड b इज माइनस 16, ठीक है, सो a प्लस बी आ जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 16, सो दिस विल बी माइनस 24 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर माइनस 24, ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी माइनस 24 विल बी द आंसर, इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a decreasing arithmetic progression sum of all the terms except the first term is minus 36 while the sum of all the terms except for the last term is 0, if the 10th term is 16 less than the 6th term then find the first term of the arithmetic progression. तो सबसे पहली चीज, this is a decreasing AP, decreasing AP, and if the AP is decreasing तो common difference रेशियो क्यों बार बार दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द डिक्रीजिंग एपी दिस विल बी लेस देन 0, डी विल बी लेस देन 0, कॉमन डिफरेंस विल बी लेस देन 0, नेगेटिव होगा, ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज माइनस 36 एंड सम ऑफ द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0 एंड 10th टर्म इज 16 लेस देन द 6th टर्म, तो 10th टर्म और 6th टर्म में डिफरेंस कितना है, 4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस है, इजंट इट सो, ठीक है, 10th टर्म is 16 less than the 6th term, so term number 6 minus term number 10, this is 16, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, बट टर्म 6 में से टर्म 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा दिक्कत हो तो a प्लस 5d लिख लो इसको यहाँ पे, और यहाँ लिख लोगे a प्लस 9d, बिकॉज tn इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सो डिफरेंस निकालोगे माइनस 4d, दिस विल बी इक्वल टू 16, तो यहां से हमारा d आ जाएगा इक्वल टू माइनस 4, और वैसे ही हमने डिस्कस किया था कि d शुड बी लेस देन 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4, ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज माइनस 36, तो फर्स्ट टर्म इज a, लेट अस से, सो बचे हुए सारे के सारे जो टर्म्स होंगे उनका सम विल बी माइनस 36, दिस सम विल बी माइनस 36, एंड इन सेकंड केस सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को तो इंक्लूड कर रहे हो इस बार, बट लास्ट टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो सम आ रहा है 0, बचे हुए सारे टर्म्स का सम आ रहा है 0,
ठीक है, और दोनों ही केसेस में क्योंकि पूरी सीरीज तो हमारी सेम ही है, तो क्या सम सेम नहीं होना चाहिए? जो सम पहले केस में होगा देखिए a प्लस माइनस 36 दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस n, a प्लस माइनस 36 first term plus sum of बाकी terms, rest of the terms, this will be equal to sum of all the terms except the last term plus last term, तो 0 plus n. Isn't it so? ठीक है, so L minus A, last term minus first term, this is equal to minus 36. So if last term is let us say nth term, तो last term हमारा equal to हो जाएगा Tn will be equal to A plus n minus 1 times D. तो last term minus first term L minus A आ जाएगा n minus 1 times D. तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज D तो हमें पता है ऑलरेडी माइनस 4 है, ठीक है. L minus A is minus 36 which will be minus of 36 which is n minus 1 times D और D है minus 4. तो minus 4 से minus 36 9 टाइम्स जाएगा, n minus 1 9 आ जाएगा, n minus 1 9 आ जाएगा, तो n will be equal to 10. Is this clear? Okay, n will be equal to 10. ठीक है, n is equal to 10 आ गया. अब कैसे अप्लाई करें n is equal to 10 को सो दैट हम a की वैल्यू निकाल सकें? क्वेश्चन में बता रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 टर्म्स इज 0 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, बाकी टर्म्स का सम 0 आ रहा है. Isn't it so? है कि नहीं? तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो. सम ऑफ n minus 1 टर्म्स 0 है और n क्या है 10, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स 0 है, n इज इक्वल टू 10 है, तो n minus 1 विल बी 9. 9 टर्म्स का सम 0 है. ओके, तो यहां से दो चीजें सोच सकते हो. इफ हमें गिवन है किसी भी एपी में सम इज ऑलवेज, एक सेकंड फ्रेश पेज पे करते हैं, ठीक है, सम ऑफ एन एपी दैट इज इक्वल टू n, अगर n टर्म्स का हम सम ले रहे हैं तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू एवरेज, और वी ऑल्सो राइट दिस एज n बाई 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, और a प्लस एल बाई 2 क्या है? ये एवरेज ही तो है. L यानी कि लास्ट टर्म nth टर्म, A यानी कि फर्स्ट टर्म T1. ठीक है, सो इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 0, सो 9 टर्म्स का एवरेज भी 0 होगा, तभी तो सम 0 हो रहा है. तो एवरेज ऑफ 9 टर्म्स इज 0 एंड एवरेज इन एपी इज ऑलवेज द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म, ठीक है, सो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस 9 टर्म का सम, या एवरेज 0 है. एवरेज 0 है यानी कि सम डिवाइड बाई 2 दैट इज 0. क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस 9 टर्म बाई 2, तो कौन सा टर्म हुआ? 1 प्लस 9 बाई 2 यानी कि फिफ्थ टर्म, तो T5 विल बी इक्वल टू 0. टर्म नंबर 5 विल बी इक्वल टू 0, और टर्म नंबर 5 आ जाएगा हमारा A प्लस 4 टाइम्स D दैट इज इक्वल टू 0. सो A प्लस 4 इंटू माइनस 4 यानी A माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहां से A आ जाएगा इक्वल टू 16. फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 16. या फिर डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं 9 टर्म्स के लिए, तो फॉर्मुला अपना होता है 9 बाई 2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8D एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ भी कहानी वही बनेगी कि A प्लस 4D 0 आ जाएगा. ठीक है, तो चाहे फॉर्मुले से लिख लो या डायरेक्टली लिखो कि अगर सम ऑफ 9 टर्म्स इज 0 तो 9 प्लस 1 बाई 2 यानी कि एवरेज यानी कि फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन मेनी अदर कैलकुलेशंस अदरवाइज. क्या है क्लियर है? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, बट समझ में आया होगा. क्या ये बात समझ में आती है? सबसे पहला काम, D was less than 0, we calculated the value of common difference that is D. Then we wrote a proper equation for the first line कि sum of all the terms except the first term is minus 36 while the sum of all the terms except for the last term is 0. हाँ, एग्जाम कंडीशंस में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हो तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप कर देना या बात के लिए छोड़ देना. ठीक है, अदरवाइज डुएबल है, और अब तो कर चुके हो तो अब तो मेरे हिसाब से तुमसे बन जाना चाहिए. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum value of minus 3x square plus 12x minus 2y square minus 12y minus 39. अब हमें इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर है, x है, y स्क्वायर है, y है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो या मिनिमम फाइंड आउट करना हो, वी विल हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हमने बना दिया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी. ओके, सो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वाई माइनस बी होल स्क्वायर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू
ये दोनों टर्म्स तो मिनिमम तो जीरो होंगे और बाद में तो सी गिवन ही है, तो दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मिनिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी विच इज इक्वल टू सी। और क्योंकि इस केस में हमारा माइनस 3x स्क्वायर यानी कि सम पावर स्क्वायर के बाहर माइनस साइन आएगा, सो दैट इज वाई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर हमारा ऐसे बनने वाला है, सो इस केस में मिनिमम वैल्यू तो मिलेगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा। बट ग्राफ अगर उल्टा बनेगा, उल्टा कब बनेगा, ये ग्राफ तब बनेगा व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्राफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं और a हमारा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन जीरो। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड मिनिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, अनलेस की कोई रेंज गिवन हो कि -5 से लेकर +5 के बीच में बताओ, तब मैक्सिमम भी बता दोगे तुम। अदरवाइज इन जनरल मैक्सिमम विल बी प्लस इन्फिनिटी। और अदरवाइज सेकंड केस में ग्राफ उल्टा बनेगा तुम्हारा व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में लीडिंग कोफिशिएंट विच इज a इज नेगेटिव, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होगा क्योंकि मिनिमम तो प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम तो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होगा। इन दिस केस ऑब्जर्व -3x स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, -2y स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, दैट इज वाई मैक्सिमम वैल्यू पूछा है क्वेश्चन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स को, एक्स के टर्म्स को सेपरेट करो, वाई के टर्म्स को सेपरेट करो, कांस्टेंट टर्म को अलग रखो। सो -3x स्क्वायर प्लस 12x -2y स्क्वायर -12y और -39। ओके, तो -3x स्क्वायर प्लस 12x में से -3 कॉमन ले लो, सो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी x स्क्वायर -4x। ओके, सिमिलरली -2 यहां पे कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 6y और बाद में बचा -39। अब x स्क्वायर -4x बनाना है तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो तुम x स्क्वायर प्लस, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक तरफ एक्स स्क्वायर तो तुमने लिखा ही हुआ है, तो एक वैल्यू तो एक्स फिक्स है, तुम्हें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर -4x है, तो दिस विल बी 2 इंटू एक्स इंटू -2, तभी तो -4x बनेगा। तो सेकेंड टर्म इज -2, तो प्लस -2 का होल स्क्वायर, तब तो वह स्क्वायर बनेगा ये, और -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 4, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो तुम्हें इनसाइड द ब्रैकेट विल बी एक 4 और चाहिए, तो दिस विल बी -3 इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। ओके, अब अगर तुमने +4 यहां पे लिख दिया, ऐड कर दिया, तो कितना तुमने ऐड किया है, -3 इंटू 4 यानी -12। ठीक है, -12, तो -12 को तो तुम अगर कहां से बांट के लाओगे, इस कांस्टेंट टर्म से। -13 9 था, इसमें से तुमने -12 को उधार ले लिया, उधार क्या ले लिया मतलब यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली -2 बाहर y नहीं आएगा कॉमन में, सिर्फ -2 आएगा। अब y स्क्वायर प्लस 6y का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सो इसको लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 6y, और 6 क्या है, 2 इंटू 3, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो यहां पे तुम्हें चाहिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, यानी कि -2 इंटू 9 -18 तुमने लिया है, वो भी कहां से लिया, -39 से, तो -12 ले लिया, -18 ले लिया, -30 ले लिया, तो बचा क्या, -9 बचा। सो दिस बिकम्स -3 टाइम्स x -2 होल स्क्वायर्ड -2 टाइम्स y प्लस 3 होल स्क्वायर्ड -9। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, and x minus 2 whole square this is always positive, y plus 3 whole square this is always positive। तो अगर x minus 2 whole square always positive है तो -3 इंटू x minus 2 whole square क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा, ये पूरा टर्म तो ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली -2 इंटू y plus 3 whole square भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जबकि ये दो टर्म 0 हो जाए, बिकॉज बाकी टाइम पे तो निगेटिव करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन बोथ x minus 2 इक्वल स्क्वायर 0 हो, y प्लस 3 स्क्वायर 0 यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाए, y इक्वल -3 हो जाए, तो बचेगा सिर्फ -9, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू -9। ठीक है, और थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू का बेसिक नहीं किया होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, तो फिर दिक्कत आएगा, फिर समझने में प्रॉब्लम आएगा। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें फिर भी समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, आंसर आ जाएगा -9, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, फिर भी प्रॉब्लम आता है तो एक चीज और शॉर्ट में बता देता हूं और फिर वहां से सॉल्व कर लेना। देखो, इन जनरल इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, सो इफ लीडिंग कोफिशिएंट a इज नेगेटिव
तो हमें क्या मिलेगा उस केस में? ग्राफ विल बी इन्वर्टेड और मिलेगा हमें मैक्सिमम, क्योंकि प्रेजेंट क्वेश्चन में इफ ए इज ग्रेटर देन 0 ग्राफ विल बी इन दिस वे और मिलेगा हमें मिनिमा. बट दोनों ही केसेस में द एक्सट्रीम वैल्यू विच इन वन केस विल बी मैक्सिमा, इन अदर केस विल बी मिनिमा, will be at x equal to minus b by 2a. Will be at x equal to minus b by 2a. ओके, ठीक है, क्लियर है? तो तुम अब यहां पे इसको दो पार्ट से ब्रेक करते हैं. इसको लिख सकते हैं माइनस 3x², ठीक है, माइनस 3 इंटू x² प्लस 4x. सिमिलरली माइनस 2 इंटू y² प्लस 6y, और बाकी माइनस 39 को बाहर रहने दो. नाउ फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तुम ब्रैकेट में नहीं भी लेना चाहते हो तो मत लो, बट x² के टर्म्स को साथ में कर लो और y² के टर्म्स को साथ में कर लो. ओके, ठीक है, तो x² प्लस 4x की अगर हम बात करें, एक सेकंड, इसको -3 को साथ में ही रखते हैं, उतना भी एफर्ट मत करो, ठीक है, सबको साथ में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. सो दिस विल बी -3x² प्लस 12x, और बाद में आ जाएगा -2y² माइनस 12y. ओके, 39 अलग है अपना, वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई मैक्सिमम होना नहीं है. तो -3x² प्लस 12x में हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट x इक्वल टू माइनस b by 2a. अब यहाँ पे b क्या है? b है 12 और a क्या है? a इज -3. तो x इक्वल टू पुट कर दो यहाँ पे -b यानी -12 by 2 टाइम्स a by 2 इंटू -3. तो इसलिए -12 by -6 यानी कि x इक्वल टू 2 पुट कर दो. x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आएगा? -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2. सो यानी कि -3 इंटू 4 -12 प्लस 24, दिस विल बी 12. तो 12 विल बी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? क्योंकि कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है. तो y इज इक्वल टू -b by 2 है. यहाँ पे b क्या है? -12 है, तो माइनस ऑफ -12, क्योंकि -b चाहिए, डिवाइड बाई 2a. a क्या है? -2 है, तो 2 इंटू -2. तो दिस विल बी प्लस 12 बाई -4 यानी -3. y इक्वल टू -3 वैल्यू मिलेगा, तो -2 इंटू -3 होल स्क्वायर इंटू -12 इंटू -3. सो दिस विल बी 9 इंटू -2 माइनस, एक सेकेंड, 9 इंटू -2 -18 प्लस 36, -18 प्लस 36. So this will be plus 18. So 12 is the maximum value of first two terms, 18 is the maximum value of second two terms. तो क्या हमें टोटल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? 12 प्लस 18 minus 39. So this will be -9. This will be our answer, option B. Is that clear? ठीक है, बेस्ट होगा ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं. ओके, प्रैक्टिस सम 2-3 क्वेश्चंस एंड यू आर गुड टू गो. ओके, क्लियर है? दोनों तरीकों से प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट है. बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कॉमन रेंज ऑफ x फॉर द इक्वेशंस x² minus 7x plus 12 less than 0 and x² plus x minus 6 less than 0. Common range of x for the equations x² minus 7x plus 12 less than 0 and x² plus x minus 6 less than 0. कॉमन रेंज क्या होगा जो सेटिस्फाई करे दोनों ही इक्वेशंस को? फर्स्ट इक्वेशन है x² minus 7x plus 12, फैक्टराइज करो इसको, तो x7 इज अ सम एंड 12 इज अ प्रोडक्ट. 4 और 3 में ब्रेक कर लोगे तो x² minus 4x minus 3x plus 12 less than 0. So this will be x minus 3 into x minus 4 less than 0. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं हमारे 3 and 4. ड्रॉ देम ऑन द नंबर लाइन. सो इफ x इज ग्रेटर देन 4, अगर x 4 से बड़ा होगा तो x minus 3 पॉजिटिव होगा, x minus 4 भी पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. 4 से छोटा होगा तो x minus 3 पॉजिटिव होगा, x minus 4 नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ जाएगा. अल्टरनेट प्लस माइनस होगा. ठीक है, तो प्लस माइनस देन अगेन प्लस व्हेन x इज लेस देन 3. हमारा काम क्या है? हमें चाहिए बिटवीन 3 and 4, बिकॉज हमें चाहिए नेगेटिव, और क्योंकि लेस देन 0 है दैट इज वाई सॉल्यूशंस क्या होंगे? x शुड बी बिटवीन 3 and 4, और 3 और 4 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा. ये तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया. सेकंड इक्वेशन x² प्लस x माइनस 6, सम है 1, प्रोडक्ट है 6, यानी 2 और 3 में ब्रेक करोगे तो x², क्योंकि टोटल होगा प्लस x, तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0. तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2. क्रिटिकल पॉइंट्स आर -3 and 2. 2 से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव होगा,
2 से -3 के बच्चे नेगेटिव होगा, -3 से छोटी वैल्यूज पे भी पॉजिटिव होगा, और हमें चाहिए नेगेटिव, तो दिस शुड बी बिटवीन -3 एंड 2। और अगेन यहां पे भी इनइक्वालिटी ही है, सो x विल बी बिटवीन -3 एंड 2। और क्वेश्चन कह रहा है कॉमन रेंज चाहिए हमें, यानी कि दैट रेंज ऑफ x जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x शुड बी बिटवीन 3 एंड 4, एंड फॉर द सेकंड इक्वेशन x शुड बी बिटवीन -3 एंड 2। ठीक है, सबको साथ में लिख लेते हैं। सो -3, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, x शुड बी बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि दिस इज द रेंज ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन दिस शुड बी बिटवीन -3 एंड 2 फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो कोई भी कहीं पे मैच ही नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन है, देयर इज नो कॉमन रेंज ऑफ x, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। देयर इज नो कॉमन रेंज, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अगर कॉमन रेंज होता तो वो कॉमन रेंज सॉल्यूशन हो जाता, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन दैट इज सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई। क्लियर है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In how many ways 7 different chocolates can be distributed to A, B, and C such that at least one of them gets exactly one chocolate? In how many ways 7 different chocolates can be distributed to A, B, and C such that at least one of them gets exactly one chocolate? Okay, so 7 chocolates in total है, और सारी chocolates क्या है, different है, same नहीं है, same नहीं है, all chocolates are different. ठीक है, so और क्वेश्चन ये कह रहा है at least one of them gets exactly one chocolate, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एडिशनली। So we'll start the solution by following this condition. क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमें एक पर्सन को आउट ऑफ दीज 3 A, B and C, एक को तो हमें 1 चॉकलेट देनी ही देनी है, एग्जैक्टली 1 चॉकलेट। ठीक है, सो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 1 पर्सन विल बी डेफिनेटली गेटिंग 1 चॉकलेट, तो बचे हुए 2 को 6 डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल तो 7 है, 7 इज 1 + 6। ठीक है, सो बचे हुए 2 को 6 डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। तरीके क्या हो सकते हैं, 6 को तुम ब्रेक कर सकते हो 0 और 6 में, ये किसी को 0 दो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि सबको एक एक मिलना चाहिए, क्वेश्चन इज सेइंग कि एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट्स एग्जैक्टली 1 चॉकलेट, समवन गेट्स 0, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, वो 2 पर्संस गेट 0 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 को 0 मिल जाएगा तो एक को एक नहीं, क्योंकि एक को फिर 6 मिलना पड़ेगा, सारी 7 चॉकलेट्स मिलनी पड़ेंगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए विच मस्ट बी गेटिंग एग्जैक्टली 1 चॉकलेट, सो 2 लोगों को 0 तो नहीं मिल सकता, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, बट यस 1 पर्सन कैन गेट 0 चॉकलेट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, सो 1 पर्सन इज गेटिंग 1 चॉकलेट, 1, 0 एंड 6। 6 को कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो, सब में 0 एंड 6 हो सकता है, 1 एंड 5 हो सकता है, 2 एंड 4 हो सकता है, एंड 3 एंड 3 हो सकता है, और तो कोई केस बनेगा नहीं। ठीक है, सो द 4 केसेस विल बी, these are the 4 cases. First case is 1 person is getting 1 chocolate, 1 is getting 0 chocolates, 1 is getting 6 chocolates. Second case, 2 persons are getting 1 and 1 chocolate, and 1 is getting 5 chocolates. Third case, 1 is getting 1 chocolate, 1 is getting 2 chocolates, 1 is getting 4 chocolates. And the last case, fourth case is 1 person is getting 1 chocolate and 2 persons are getting 3 chocolates. So 4 cases are there. Okay. Clear है? अब सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स फॉर द 1 चॉकलेट एंड 6 चॉकलेट्स फॉर द फर्स्ट केस, या सेकंड केस के लिए 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट, 5 चॉकलेट। पहले सिलेक्शन करेंगे और फिर अरेंज करेंगे। अरेंज यानी कि ए को कौन सी देंगे, बी को कौन सी देंगे, सी को कौन सा देंगे, बिकॉज ए बी सी में 3 पर्सन आर डिफरेंट। ठीक है, सो अगर ए को 1 चॉकलेट मिले, सी को 6 चॉकलेट मिले, दैट इज अ डिफरेंट केस, और ए को 6 चॉकलेट मिले और बी को ए को 6 चॉकलेट मिले और बी को 1 चॉकलेट मिले, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो ये सारे केसेस हमारे डिफरेंट होंगे। तो पहले हम करेंगे सिलेक्शन, यानी ग्रुप करेंगे सारी के सारी चॉकलेट्स को, और उसके बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ए बी एंड सी। ओके, क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब सिलेक्शन के तरीके को ध्यान से समझना। टोटल चॉकलेट्स हमारी 7, तो 7 चॉकलेट्स कैन बी अरेंज्ड, फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं, 7 चॉकलेट्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, मान लो कि हमने ए बी सी डी ई एफ जी, दीज आर द चॉकलेट्स। ठीक है, अब हमें लेटेस्ट से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था 4, 2 और 1 के ग्रुप में, 4, 2 और 1 के ग्रुप में। क्लियर है? तो अरेंजमेंट के वेज होंगे 7 फैक्टोरियल। तो एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है ए बी सी डी एफ जी, या अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है बी
A, D, C, F, E, G. Isn't it so? अब 4 to 1 में तुम ब्रेक कर रहे हो, तो दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज 2, दिस इज 1. बट क्या दोनों केसेस में कोई डिफरेंस है? क्या दोनों केसेस में कोई डिफरेंस है? भाई फर्स्ट केस में एबीसीडी चॉकलेट मिला पहले पर्सन को, सेकंड केस में बीएडीसी चॉकलेट्स मिल रहा है, बट चॉकलेट्स तो चारों के चारों सेम ही है ना, एबीसीडी है इफेक्टिवली, बट लिखने का बस ऑर्डर अलग है. बट ऑर्डर अलग होने से ग्रुप थोड़ी चेंज हो जाता है, ग्रुप तो सेम है, बोथ आर सेम. सिमिलरली सेकंड पर्सन को भी ईएफ फर्स्ट केस में ही मिल रहा है और सेकंड केस में मिल रहा है, थर्ड पर्सन को भी एग्जैक्टली सेम मिल रहा है. सो बोथ दीज केसेस आर एग्जैक्टली सेम. Isn't it so? और इनफैक्ट एबीसीडी के टोटल 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं और वो सारे के सारे अरेंजमेंट सेम हो जाएंगे. इसी तरह से सेम लॉजिक फॉर ईएफ, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 ही अरेंजमेंट हो गए, बट वो सारे के सारे अरेंजमेंट सेम हो जाएंगे एज लॉन्ग एज सेम पर्सन को सेम चॉकलेट्स मिल रहा है. चॉकलेट्स तो सेम ही मिल रहा है एबीसीडी. अब चाहे तुम पहले ए दो बाद में बी दो या पहले बी दो बाद में दे दो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? सो दैट इज वाई इन सच केसेस 7 फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट के केस हो गए, बट हमें बनाने हैं ग्रुप्स, तो विल बी डिवाइडिंग बाई 4 फैक्टोरियल द चॉकलेट्स that first person will be getting. Similarly, we'll be dividing by 2 factorial the chocolates that second person will be getting, and we'll be dividing by 1 factorial the chocolates that the third person will be getting. So this will be number of ways of selection. ठीक है, number of ways of selecting 4 chocolates, 2 chocolates and 1 chocolates. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ग्रुपिंग के नंबर ऑफ वेज हो गए. क्या लॉजिक समझ में आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर डाउट पूछते हो, दैट इज वाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल. ठीक है, सो क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, सो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे फर्स्ट केस में, और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था. सो 1, 0 and 6. Okay, so 7 factorial total ways हो जाएंगे. Number of ways of selection will be 7 factorial by 1 factorial into 0 factorial into 6 factorial. Similarly, second case में 7 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial into 5 factorial. Third case में 7 factorial divided by 1 factorial 2 factorial 4 factorial. और last case में 7 factorial divided by 1 factorial 3 factorial 3 factorial. बट यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. ये तो हमने क्या किया, सिलेक्शन किया. सिलेक्शन यानी कि बेसिकली ग्रुपिंग किया है, सिलेक्शन कह लो या फिर ग्रुपिंग कह लो, ग्रुपिंग ऑफ चॉकलेट्स इन 3 ग्रुप्स. ओके, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सा वाला ग्रुप हम देंगे, ए को कौन सा देंगे, बी को कौन सा देंगे, सी को. ए बी और सी में अरेंज होगा. ठीक है, फर्स्ट केस में 1 person विल बी गेटिंग 1 चॉकलेट, 1 विल बी गेटिंग 0 एंड 1 विल बी गेटिंग 6. तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तीनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ऑल 3 ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो ग्रुपिंग में कितने वेज होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, because all 3 are different, all 3 different, all groups different. तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा. ठीक है, सेकंड केस में 2 ग्रुप्स आर सेम, 1 and 1. तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे? 2 ग्रुप सेम है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, दिस इज अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ए बी एंड सी. ओके, सेकंड केस में क्योंकि 1 and 1 2 ग्रुप्स हमारे सेम है, 2 ग्रुप सेम है, इसलिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. क्या ये क्लियर है? ओके, क्योंकि ऐसा हो गया ना मामला, देखो ए बी सी, अब ए को 1 दो, बी को 1 दो, सी को 5 दो, या फिर ए को 5 दो, बी सी को 1 1, या बी को 5 दो, बाकी दोनों को 1 1. तो 3 ही केसेस बनेंगे और कोई केस बनना ही नहीं है. दैट इज वाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल किया हमने. थर्ड केस 1 to 4 ऑल आर डिफरेंट, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. फोर्थ केस 2 ग्रुप्स आर सेम, तो इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. अब काउंटिंग करना रह गया, ये हमारा काउंटिंग करने के बाद में आंसर आ जाएगा. फर्स्ट केस में 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो 7 आ जाएगा वैल्यू. 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, तो 7 इंटू 6 42. सेकेंड केस में 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 42 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 43 इंटू 3, दिस इज 126. थर्ड केस 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2, 7 इंटू 15 105 इंटू 6 630. और लास्ट केस में 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7654, तो 754 5420 इंटू 7 140 इंटू 3 420. टोटल आ गया हमारा 420 प्लस 630, 6 प्लस 4 1050, 1176 प्लस 42, तो 1218 आ जाएगा. 1218 विल बी द आंसर. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है,
ओके, सो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस. सो आई बिलीव अब तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा कहीं पे. ओके, सो दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. अपने एंड पे एक बार फिर इस क्वेश्चन को 2-4 दिन बाद प्रैक्टिस कर लेना, तो चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएगा एकदम. ओके, ठीक है. सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में समझ में आया होगा. एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज वेल. ओके, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, then do subscribe to the channel as well. You can also message me on Telegram at ADITYAKT regarding any of your queries, or and if you are giving NMAT examination in next few days, which many of you will be given, so make sure to message me at my Telegram ID. ठीक है, so that we can discuss about your attempt strategy, because NMAT में ये strategy बहुत important हो जाता है. Your score will vary a lot by your attempt strategy. The questions are not same. ठीक है, questions will vary depending upon your attempt strategy, the way you correct your options or incorrectly attempt them or you skip them. ठीक है, so that is why the attempt strategy is very important. So you must make that proper strategy, और मॉक्स में उसको प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 मॉक्स में, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.